हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द नॉइज़ नेक्स्ट डोर। इस फिल्म को 2024 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का राइटर कम डायरेक्टर है क्रिस्टोफर कॉक्स। वैसे ये वही हैं जिन्होंने टू फेमस शॉर्ट फिल्म्स डोंट लुक अवे और वी आर नॉट सेफ हियर इन दो पीसेस को डायरेक्ट किया है। इस चैनल पे आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक जे नाम के बंदे को दिखाते हुए जिसने बस एक हफ्ते पहले ही एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। ये एक 1 BHK फ्लैट था, तो ज्यादा स्पेशियस तो था नहीं, फिर भी रेंट के हिसाब से काफी सस्ते में मिल रहा था जे को, तो वो खुश था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बस यही थी कि यहाँ सारे फ्लैट्स एक दूसरे से कम्प्लीटली अटैच्ड थे, सेम वॉल्स शेयर कर रहे थे, इसीलिए पास वाले घर में अगर थोड़ी सी भी आवाज हो तो नेबर को भनक लग जाती थी। इट्स क्वाइट इरिटेटिंग, लेकिन यहाँ पर रहने वाले सभी यूज्ड टू थे इससे, इसीलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जे भी धीरे धीरे इससे यूज्ड टू होने लगा था। लेकिन इसी बीच एक दिन उसे एक अनयूजुअल साउंड सुनाई देती है, अ थम्पिंग साउंड, जैसे कोई कंटिन्यूअसली दीवार पे किसी हैवी चीज से हिट कर रहा है। कोई शार्प आवाज नहीं थी, ये एक लाउड या डल आवाज थी। जी जब कॉल पर अपने माँ से बात कर रहा था तभी अचानक सुनाई दी उसे, और जब उसने गौर से सुना तभी उसे पता चला ये तो घर के एक दीवार के उस पार से आ रही है, मे बी उस पार वाले घर से। इनिशियली जे ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब काफी देर तक आवाज कंटिन्यू होती रही और तब भी ये बंद नहीं हुई, तब जाके वो थोड़ा इरिटेटेड होने लगा और अपने नेक्स्ट डोर नेबर से बात करने की डिसाइड करी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला और सामने वाले घर यानी कि 13C के कॉलिंग बेल प्रेस करी, उतने में आवाज बंद हो गई। लेकिन तब तक इधर 13C का दरवाजा खुल चुका था। पता चला वहां एक कपल रहता है, ईथन एंड मॉर्गन नाम से। आवाज के बारे में पूछने पर काफी हैरान होता है ईथन, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई आवाज नहीं करी। फिर उसने कहा कि वो लोग टीवी पर एक्शन मूवीज देख रहे थे, तो शायद जे को उसी की आवाज आई होगी। अब ये टोटली पॉसिबल था, तो जे और खुद को एम्बैरेस नहीं करता, वापस अपने फ्लैट में आ जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। थैंकफुली उस दिन और कुछ नहीं होता। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब जे अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तब फिर से वो आवाज शुरू हो जाती है, वही सेम थम्पिंग लाइक साउंड जो कंटिन्यूअसली जे को डिस्टर्ब करती जा रही थी। परेशान हो चुका था वो, लेकिन इस बार ध्यान से सुनने पर उसे उस आवाज के साथ कुछ और भी सुनाई देती है, किसी की रोने की आवाज, साथ में कोई चीख भी रहा था, सिर्फ कोई झगड़ा चल रहा हो वहां। कुछ मिनट बाद सडनली जे को फील होता है रोने की आवाज और दीवार के उस पार से नहीं आ रही, बल्कि कहीं पास से आ रही है, काफी क्लियरली सुनाई दे रही है उसे। और उसे फॉलो करके फाइनली जे उसका सोर्स भी ढूंढ निकालता है। अपने दरवाजे के पीप होल से वो देखता है उसके सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर एक लेडी खड़ी है, वही रो रही है इतने जोर से। उसका चेहरा तो जे देख नहीं पाया, लेकिन वो समझ गया वो लेडी बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है वो, और मे भी अपने घर में सेफ फील नहीं कर रही, इसीलिए बाहर निकल आई है। तो ऐसे में जे चुप कैसे बैठ सकता था। वो वही करता है जो उसे करना चाहिए था, अपना दरवाजा खोलकर उनकी मदद करने जाता है वो। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती। इतनी जल्दी कहाँ गई वो घर के अंदर? कहीं वो खतरे में तो नहीं? यही सब सोचकर जेयर खुद को रोक नहीं पाता। 30C के दरवाजे पर फिर से एक बार नॉक कर ही देता है वो, जिस पर रिस्पॉन्स करता है ईथन। अब क्लियरली जे को फिर से अपने दरवाजे पर देख उसका रिएक्शन काफी कंफ्यूजिंग रहता है। वो समझ नहीं पाता इस बंदे को फिर से क्या चाहिए, या फिर समझता है लेकिन इग्नोरेंट होने का नाटक करता है। जो भी हो, जे डायरेक्टली सवाल पूछता है उससे और क्लैरिफिकेशन के लिए उसका मिसेस मतलब मॉर्गन से बात करने की मांग भी करता है। अब इससे मॉर्गन तो आती है, हंस हंस कर उससे बात करती है और उसे अश्योर भी करती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जे का मन नहीं मानता, क्योंकि मॉर्गन को देखते ही वो समझ चुका था ये वही लेडी है, वही डार्क हेयर, फेयर स्किन और येलो ड्रेस, यही तो है वो जो रो रही थी कुछ देर पहले। ऊपर से ठीक तभी उसकी नजर पड़ती है मॉर्गन के हाथ पर, जहाँ एक ताजे चोट का निशान क्लियरली विजिबल था। जे की नजर पड़ते ही मॉर्गन उसे छुपा लेती है, लेकिन क्यों? ईथन के डर से। जे को जो समझना था समझ चुका था वो, ईथन के नजरों को पढ़ पा रहा था वो। उसे पता था उसके रहते मॉर्गन कुछ नहीं कहेगी।
ऐसे में वो उसे इंसिस्ट नहीं करता, सिंपली इस बिल्डिंग के मैनेजमेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देता है। एक सैरा नाम के लड़की से बात होती है उसकी, जिसे जे सब कुछ बताता है, उस अजीब आवाज के बारे में, उस लड़की के बारे में और अपने शक के बारे में भी। उसे यकीन था मॉर्गन किसी सीरियस मुसीबत में है और नॉक कर करके उसका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है वो। तो वो सारा से रिक्वेस्ट करता है जल्दी से कोई स्टेप लेने के लिए। इधर बाकी का दिन और कुछ नहीं होता। जे को बाहर जाना था तो वो निकल जाता है। रात को जब वो लौटता है तब भी बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। एक्चुअली कुछ ज्यादा ही शांत था सब कुछ, जिस पर जे को शक होता है और वो ना चाहते हुए भी एक बार 13C के दरवाजे पर कान रख ही देता है। सुनने की कोशिश करता है अंदर से कोई आवाज आ रही है या नहीं, और जब उसे कुछ सुनाई नहीं देती तब निश्चिंत होकर अपने घर में घुस जाता है वो। मगर जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा बंद करता है उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। साथ में पीप होल से देखने पर वो लड़की भी दिखाई देती है उसे, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर उसी तरह अपने हाथों से चेहरे को ढक कर फूट फूट कर रो रही है बेचारी। जैसे हल्की सी आवाज होते ही वो स्लाइडली उसके तरफ टर्न भी करती है, जिससे उसका चेहरा तो विजिबल नहीं होता मगर उसके हाथों पर जरूर नजर पड़ती है जे की। जे देखता है उसके दोनों हाथ खून से लाल हो चुके हैं, जरूर कहीं गहरी चोट पहुंची है उसे। वो और एक पल भी जाया नहीं करता, झट से दरवाजा खोलकर मॉर्गन से बात करने जाता है। लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे कॉरिडोर खाली मिलता है, बिल्कुल पिछली बार की तरह। लेकिन जे का पेशेंस भी ऑलरेडी टूट चुका था। वो ठान लेता है कुछ भी करके मॉर्गन को रेस्क्यू करके ही रहेगा वो। तो वो 13C के दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मारने लगता है, चिल्लाने लगता है पागलों की तरह, और अंदर से आते हुए चीखों को सुनकर उसे बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं उसे देर ना हो जाए। टेंशन के मारे वो तो दरवाजा तोड़ने पर उतर चुका था। लेकिन ठीक तभी दूसरी तरफ से ईथन को आते देख रुक जाता है वो, साथ में ईथन भी। वो तो बिल्कुल स्टंट हो चुका था जे को ऐसे पागलपन करते देख, ऐसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था वो। लेकिन जे भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो डायरेक्टली उससे पूछता है उसने मॉर्गन के साथ क्या किया है, क्यों मारा है उसे। जे ने खुद अपने आंखों से देखी है उसकी हालत, उसकी चीखें सुनी है, और वो चोट का निशान, वो भी तो सबूत है। मगर जवाब में इथन कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। पता चलता है मॉर्गन तो घर में है ही नहीं, इनफैक्ट कोई नहीं है घर में। और वो चोट वो तो मॉर्गन को अपने वर्क प्लेस में मिली है। मॉर्गन असल में बच्चों का थेरेपिस्ट है, तो ऐसे हादसे होते ही रहते हैं उसके साथ। फाइनली जब जे उसे पुलिस की धमकी देता है, जवाब में ईथन उससे कहता है कि वो लोग एक हैप्पीली मैरिड कपल है, वो अपने पत्नी को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे में अगर जे ने उन्हें फालतू में फिर से परेशान किया तो वो पुलिस को भी नहीं बुलाएगा, खुद ही सबक सिखा देगा उसे। इतना कहकर जे के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है ईथन। इधर उसके बातों का मतलब भली भांति समझ पा रहा था जे, लेकिन उसके धमकियों से डरने वाला नहीं था वो। उल्टा वो उसी वक्त 911 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि उसके पड़ोस से अपने पत्नी पर टॉर्चर कर रहा है। उसने अपने कानों से उनके झगड़े और चीखे चिल्लाने की आवाज सुनी है, और आज तो मॉर्गन को घायल हालत में भी देखा है उसने। पुलिस उसे कंफर्म करती है कि कुछ ही समय के अंदर मदद पहुंच जाएगी, तो जे उन्हीं का इंतजार करने लगता है। मीनवाइल अपने दरवाजे के पीप होल से बाहर झांकने की कोशिश भी करता है वो, कहीं उसे फिर से मॉर्गन दिखाई दी तो वो उसे पुलिस के बारे में बताकर कंसोल कर पाएगा ये सोचकर। लेकिन बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता उसे, सब कुछ बस लाल लाल सा दिख रहा था। जरूर ईथन नहीं कुछ चिपका दिया होगा पीप होल पर, लेकिन ये सब करके वो और बच नहीं पाएगा, जेल तो जाना ही होगा उसे। जे जब यही सोच रहा था ठीक तभी उसे कॉल आता है सैरा का। वो बताती है उसे उसके कंप्लेन के बारे में कुछ अपडेट देना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछती है वो जैसे कि क्या वो श्योर है ये चीखे चिल्लाने की आवाज 13C से ही आ रही है, क्योंकि उसने बिल्डिंग के बाकी सारे नेबर से पूछताछ किया है, उसके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं सुना। ये जे के लिए यकीन करना काफी मुश्किल था, क्योंकि जो चीखें उसने सुनी है वो काफी लाउड थे, और रही बात बाकी नेबर्स की तो जरूर बाकी लोग किसी झमेले में फंसना नहीं चाहते, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। सैरा उसे ये भी पूछती है कि उसने जो लड़की को देखा है वो कैसी दिखती है, और जब जे उसका डिस्क्रिप्शन देता है तो रिप्लाई में एक बेहद अजीब बात कहती है सैरा। बताती है एक्चुअली रिकॉर्ड्स चेक करने पर उसे 13C के खिलाफ मल्टीपल नॉइज कंप्लेंट्स मिला है, लेकिन सरप्राइजिंगली सभी के सभी सिर्फ 12C से ही किया गया है, मतलब जे के फ्लैट से। अब पता नहीं उसी के फ्लैट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन लोग ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाते, और वजह सभी का सेम ही रहता है, डिस्टर्बिंग आवाजें।
जो शायद अभी जे भी सुन रहा है। साथ में एक ने तो जे की तरह एक औरत को भी देखा था, दरवाजे के बाहर रोते हुए। उसने भी एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ये सब भी तो सबूत ही हुए ना कि जे झूठ नहीं कह रहा। ईथन सच में क्रिमिनल है। लेकिन बात इतनी सिंपल भी शायद नहीं थी, क्योंकि ईथन और मॉर्गन तो बस 7 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट किया है, लेकिन ये कंप्लेंट्स वो तो सालों से आ रहे हैं। इनफैक्ट जिस कंप्लेन में उस औरत की जिक्र थी वो तो सितंबर 1991 का है, ऑलमोस्ट 30 साल पुराना। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? जे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। और इसका नेक्स्ट लाइन सुनने के बाद तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। उसे पता चलता है इस घर से जो सबसे पहला कंप्लेन था 13C के खिलाफ, वो भी उसी साल किया गया था। उसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स तो नहीं था, लेकिन सैरा को एक न्यूज आर्टिकल मिला जो ठीक इसके अगले दिन का ही था, और उस फ्लैट के बारे में ही था, मतलब 13C के बारे में। पता चला पिछली रात वहां एक होमिसाइड हुआ था। एक औरत ने अपने पति को स्टैब करके मार डाला था, और फिर 12C में रहने वाले नेबर को भी, क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। एंड फाइनली खुद सुसाइड कर लिया था उसने। उस औरत का नाम था एम्बरलिन वेन। उसके लाश का डिस्क्रिप्शन जी की डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। डार्क हेयर, फेयर स्किन, और उस दिन उसने येलो ड्रेस भी पहना था। और रही बात उसके ब्लडी हैंड्स की, तो उसने खुद ही खुद को जख्मी किया था। अपने नाखूनों से अपने आंखों को खोदकर बाहर निकाल लाया था उसने, और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ही उसकी मौत भी हुई थी। अब ये कितना इम्पॉसिबल क्यों ना साउंड कर रहा हो, लेकिन चांस यही है कि जे उसी औरत को देख रहा है। एटलीस्ट उसका डिस्क्रिप्शन तो उसी तरफ इशारा कर रहा है। मतलब वो औरत जिसे जे मॉर्गन समझ रहा था वो एक घोस्ट है। लेकिन अगर सैरा की बात सच होती तो उसने भी तो नोटिस किया होता ना, आंखों की जगह लाल गड्ढा उसे जरूर दिखाई देता। जे ये कह तो रहा था, लेकिन साइमल्टेनियसली अपने दिमाग में उसे एक और बात भी नजर आ रही थी। कुछ देर पहले उसने अपने पीप होल से कुछ ऐसा ही नजारा देखा था ना, तो क्या वो एम्बरलिन थी जो उसे देख रही थी? ठीक इसी पॉइंट पर अचानक उसके घर का दरवाजा अपने आप ही खुलने लग जाता है, और जे को दिखाई देता है एक भयानक नजारा। उसके दरवाजे पर एम्बरलिन खड़ी है। पहली बार उसे सामने से देख पा रहा था जे। उसके आंखें सच में ही गायब थे, खून निकल रहे थे वहां से, और उसके हाथ उससे भी टपक रहे थे खून। सब कुछ देखकर जे इतना स्टंट हो चुका था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे। ऊपर से हड़बड़ी में उसे सैरा का कॉल भी कट जाता है, लेकिन उससे जो आवाज होती है वो खतरे में डाल देती है उसे, क्योंकि उससे एम्बरलिन को उसका पता जो लग जाता है। अपने आंख से तो वो देख नहीं पा रही थी, तो कान से ही जे को ट्रेस करने लगी थी वो। उधर जे चाहकर भी कहीं छुप नहीं पाता, उसके पैर डर से जम चुके थे। उधर एम्बरलिन भी धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगी थी। ऐसे में बस एक ही ऑप्शन था उसके पास, अपने सांसों को रोक कर रखना, जो वो एक पॉइंट तक करता भी है। लेकिन एम्बरलिन उसके बहुत करीब आ चुकी थी और बहुत क्रीपीली चीख भी रही थी, जिससे जे और अपनी चीख कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वो अपना फोन ही दूर फेंक देता है, जिसके आवाज से एम्बरलिन उस तरफ खींची चली जाती है, और उसके जाते ही जे खुद को संभाल लेता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। एक तरफ उसे जल्दी करनी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि हड़बड़ी में कोई आवाज ना हो जाए उससे। तो वो बिल्कुल फूक फूक कर अपना पैर रखने लगा था। हर एक स्टेप बहुत सोच समझ कर ले रहा था वो, लेकिन इतना सब करके भी फाइनली कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अपने अनजाने में ही एक लूज फ्लोर बोर्ड पे उसके पैर पड़ जाते हैं और एक हल्की सी क्रैकिंग साउंड क्रिएट होता है। आवाज बहुत ही धीमी सी थी, तो जे को लगता है शायद एम्बरलिन को सुनाई नहीं दी। वो पीछे देखता है तो वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। इससे जे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, फिर से चलना शुरू करता है। उसे लगा था शायद वो एम्बरलिन को धोखा दे पाया है, मगर आगे एक और कदम भी रख नहीं पाता वो। उससे पहले एम्बरलिन आकर उसका काम खत्म कर देती है, ठीक जैसे उसने उस नेबर का किया था जिसने पुलिस को कंप्लेन करी थी। इससे बेहतर तो यही होता ना कि जे भी उसके प्रीवियस टेनेंट्स की तरह ही सिर्फ नॉइज कंप्लेन करके ही चुप रह जाता। ना वो ज्यादा इन्वेस्टिगेट करता, ना उसे वो औरत दिखाई देती, और ना वो पुलिस कंप्लेन करता। एटलीस्ट उसकी जान तो बच जाती ना। ऐसे बेवजह बेमौत उसे मरना नहीं पड़ता। शायद इसीलिए कहा जाता है आपका इंटेंशन जो भी हो, मगर किसी चीज को लेकर ज्यादा क्यूरियस होना अच्छी बात नहीं होती। मे बी ये उसकी डेस्टिनी थी जो उसे कंपेल किया ऐसे बिहेव करने पर। Who knows? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।